मैं संसद हूं। भारत के लोकतंत्र की आत्मा मुझ में बसती है। मैं दुनिया में हिंदुस्तान के धड़कते लोकतंत्र की पहचान हूं। मैं रूह वही हूं, बस इमारत बदलने वाली है। नई इमारत में लोकतंत्र की नई इबारतें लिखी जाएंगी। मुझे विश्वास है कि नई इबारत से सुनहरे भविष्य की कई राह निकलेंगी। लेकिन अब जबकि मेरी रूह को नया शरीर मिलने वाला है, मैं बहुत भावुक हूं। मैं संसद हूं। नए रूप में मैं भव्य हूं, आकर्षक हूं और अभिभूत हूं खुद से ही। मैं संसद हूं। मैं गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर शख्स की आवाज हूं। मैं संसद हूं। मैं तिरंगे की आन बान शान हूं। मैं संसद हूं। मुझे याद है कि 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जब जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया, तो उसी वक्त से मेरे स्वरूप की कल्पना आकार लेने लगी थी। 1912 में नया शहर बसाने की योजना लेकर सर एडविन लुटियंस दिल्ली आए थे। एक कमेटी का गठन हुआ और तय हुआ कि नया शहर दिल्ली के मलचा गांव के पास बसाया जाएगा। वायसराय भवन और सचिवालय के लिए रायसीना की पहाड़ियों को चुना गया। शुरुआत में नई दिल्ली के नक्शे में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। ये बाद में हुआ कि अभी जिस गोलाकार इमारत को आप देखते हैं, उसके डिजाइन को लेकर लुटियंस और बेकर के बीच मतभेद हो गए, लेकिन बेकर जीते और गोलाकार प्रारूप को मंजूरी मिल गई। दस्तावेजों में दर्ज है कि मेरा निर्माण 6 साल में हुआ और मुझे बनाने में करीब 85 लाख रुपए खर्च हुए। उस वक्त मेरा नाम काउंसिल हाउस था। मुझे याद है वो 18 जनवरी 1927 का दिन था जब लॉर्ड इरविन अपनी शाही बग्घी में सवार होकर विजय चौक आए। मेरी जिस गोलाकार इमारत को आप देखते हैं, उसे सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था और उन्होंने ही उस दिन एक भव्य कार्यक्रम में लॉर्ड इरविन को सोने की चाबी सौंपी थी। उस चाबी से काउंसिल हाउस का दरवाजा खोला गया था। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेता और पटियाला के महाराजा जैसे तमाम दिग्गज लोग वहां मौजूद थे। तब का काउंसिल हाउस भारत के आजाद होने के बाद भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में तब्दील हो गया, जहां 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण। इस ऐतिहासिक भाषण के जरिए देश के करोड़ों लोगों के साथ मेरा भी भारत की नियति से साक्षात्कार हुआ। बरसों बरस बाद आज भी उस भाषण के गूंजते स्वर मुझे भावुक कर देते हैं। मैं संसद हूं। मुझे याद है उस वक्त लाखों लोगों के मन में भविष्य को लेकर आशंकाएं थी, मगर जोश भरपूर था। आजादी की हवा में सांस लेने के रोमांच में लाखों लोग बाहर खड़े थे। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को बारिश हुई थी और संयोग से जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, दिल्ली के आसमान में इंद्रधनुष खिला था। मैंने देखा है वो नजारा। उस सुबह की ताजगी महसूस करते हुए मैं आज भी गदगद हूं। मैं संसद हूं। जिन्होंने कभी लोकतंत्र में नए रंग भरे,
तो कभी ऐसी मिसालें पेश की ताकि प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया जा सके। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी मेरे ही सामने हुई जिसने देश को शर्मसार किया। इन कहानियों की तासीर ऐसी है कि इन्हें कहने सुनने में हजारों घंटे बीत जाएंगे। फिर भी कुछ किस्सों को मेरी कहानी के हिस्सों से निकाल लूं तो एक किस्सा 19 मार्च 1955 का है, जब राज्यसभा सत्र के दौरान B.R. अम्बेडकर से संविधान को जला देने के उनके बयान पर सवाल जवाब हुए थे। अम्बेडकर संविधान के कई प्रावधानों में संशोधनों से नाराज थे। उन्हें लगने लगा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाएगा ये उपयोगी साबित नहीं होगा। ये वो दौर था जब विपक्ष की आलोचना का महत्व था और जवाहरलाल नेहरू अक्सर विपक्ष की संख्या में कम मगर तेवर वाले सांसदों के निशाने पर रहते थे। ऐसा एक किस्सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा है। वो नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना कर चुके थे। आम चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली की नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस और जनसंघ में कड़ी टक्कर हो रही थी। इस माहौल में संसद में बोलते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि वो चुनाव जीतने के लिए वाइन और मनी का इस्तेमाल कर रही है। नेहरू जी इस आरोप पर उखड़ गए क्योंकि उन्होंने वाइन की जगह वुमेन शब्द सुना था। बाद में जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से माफी मांगी। इसी संसद में 21 अगस्त 1963 को जब राम मनोहर लोहिया ने नेहरू पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की 60% आबादी 3 आना प्रतिदिन पर जीवन गुजार रही है और पीएम के कुत्ते पर हर दिन 3 रुपए खर्च होता है, तो उनके भाषण ने खासी सुर्खियां बटोरी थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है और हंसते हुए चले गए। मैं संसद हूं। और मैंने 1962 के युद्ध के बाद आजादी के नायक रहे नेहरू की किरकिरी भी देखी है। नेहरू ने संसद में बयान दिया कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर घास तक नहीं उगती, वो बंजर इलाका है। उस बयान से खफा उनकी ही पार्टी के सांसद महावीर त्यागी ने अपना गंजा सिर दिखाते हुए कहा कि घास तो यहाँ भी नहीं उगती, तो क्या इसे ही काट कर दे दें? इससे कुछ साल पहले 1958 में फिरोज गांधी अचानक उठे थे और उन्होंने मुंदड़ा घोटाले की परतें उधेड़कर नेहरू सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इससे पहले जीप घोटाले से सरकार की किरकिरी पहले ही हो चुकी थी। मुझे याद है वो दौर आदर्श, नैतिकता, आलोचना और लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिशों का था और मैं हर चौथे रोज ऐसी कहानियों की गवाह थी जिसे सुनकर अब हैरानी होती है। मसलन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ट्रेन हादसे के बाद दिया गया इस्तीफा। जवाहरलाल नेहरू ने मेरे सामने बताया था कि उनका इस्तीफा इसलिए मंजूर किया जा रहा है ताकि ये एक नजीर बने। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने पीएम पद संभाला। वो शुरुआती दौर में बोलने से घबराती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ने लगा और 1971 में जब युद्ध हुआ तो इंदिरा जिस तरह मेरी आंखों के सामने बोली, उसने दुनिया को भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास करा दिया।